Hi guys, this is Abhishek Verma and you are watching विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है? फ्रांस के लोगों ने अपने राइट्स के लिए जो मूवमेंट चलाए, अपने फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट चलाए, उसी को कहा गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही वो रिवॉल्यूशन है जिसकी वजह से न सिर्फ यूरोप की बाकी कंट्रीज बल्कि पूरे वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज ने भी फ्रीडम के लिए, अपने राइट्स के लिए रिवॉल्यूशन चलाए। इट इज लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड द वर्ल्ड। ना कि सिर्फ यूरोप में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यूरोप की हिस्ट्री में, बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंडमार्क मतलब मील का पत्थर साबित हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही फ्रांस में मोनार्की को खत्म कर दिया, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाई पहली बार, लोगों के इलेक्ट किए हुआ रूलर उनके ऊपर रूल करने लगा, है ना। पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुए, है ना। तो और तीसरा बात कि यहाँ पर पहली बार लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही सिटीजन्स के राइट्स डिमांड किए। उन्होंने सोचा लोगों ने कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, काम करने का अधिकार होना चाहिए, अपने मन से ऑक्यूपेशन, अपना पेशा चूज करने का अधिकार होना चाहिए। ये सब हुआ किसमें? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अगर हम डिटेल में जाने तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कोई एक दिन में हुआ इवेंट नहीं है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक सीरीज ऑफ इवेंट है, यानी एक के बाद एक जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे आज लड़ाई हुई, फिर एक महीने बाद इवेंट हो गया कोई, उन सबको मिला के, पूरे जो इवेंट सीरीज को मिला के जो इवेंट हुआ है उसको बोला गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यानी कि 10 ईयर्स का टाइम पीरियड, 10 ईयर्स का टाइम पीरियड, कब से कब तक? 1789 से 1799 के बीच जो भी इवेंट्स हुए हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, उन सभी को मिला के बोलते हैं क्या? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द टाइम पीरियड बिटवीन 1789 टू 1799 इज नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या क्या किया? इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने फ्रांस को रिपब्लिक बनाया। फ्रांस को क्या बनाया? इसने रिपब्लिक बनाया। इसने क्या किया? मोनार्की को एंड किया। कहां? फ्रांस में। और क्या इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया? इसने पहली बार राइट्स लिए, पहली बार राइट्स लिए, किसके लिए? फॉर सिटीजन्स। तो ये क्या है हमारा? के बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत होती है कि जो फ्रांस का राजा है लुईस 16, 1774 में बॉर्बन फैमिली का है लुईस 16, वो राजा बना। जब वो राजा बना तो उसकी एज थी 20 ईयर्स की। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात ये है कि जब वो राजा बना तो उसने देखा कि फ्रांस का खजाना, फ्रांस का जो ट्रेजर है वो एम्प्टी है, पूरा खाली है। अब राजा बिना खजाने के, बिना पैसे के अपनी जनता के लिए, अपने पीपल्स के लिए डेवलपमेंट का वर्क नहीं कर सकता, उसकी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती बिल्कुल भी। अब सवाल ये आता है कि फ्रांस का ट्रेजर कैसे एम्प्टी हुआ? तो फ्रांस के जो पर्सन्स हैं, फ्रांस के जो पीपल हैं, वो टैक्स पे करते थे, जैसे हर कंट्री में पे करते हैं कि जैसे हम हमारी कंट्री में पैसा पे करते हैं टैक्स, तो हमारी गवर्नमेंट उसी टैक्स के पैसे से हमारे लिए रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स वगैरह बनाती है। तो फ्रांस में भी यही चलता था। उस वक्त भी राजा ही लोगों से टैक्स लेता था, कर लेता था और काम करता था। पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि जो भी टैक्स का पैसा आता था, बाकी जो राजा थे इस बोर्बन फैमिली के, लुईस 16 के पहले का, लुईस 15 यानी उसके पिताजी, वो लोग जो राजा थे तो उन्होंने खजाने का इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से किया। यानी उन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया, ऐसे ही जुआ खेलने में, किसी को उधार देने में, या अपनी लग्जरी लाइफ जीने में, यानी पूरी ऐयाशी करने में, मौज मस्ती करने में पूरा पैसा खर्च कर दिया। जनता के लिए डेवलपमेंट का वर्क नहीं किया, कंट्री को डेवलप नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम वाली बात थी। तो अब इस राजा के पास, जो लुईस 16 नया राजा बना है, उसके पास तो खजाना ही नहीं है, पूरा खजाना खाली है, पैसा ही नहीं है। तो पैसा आएगा कहाँ से? तो इसने क्या किया? दूसरी कंट्री से लोन लिया। इसने क्या किया? 2 बिलियन का लोन लिया। इसने, इस लुईस 16 ने क्या किया? 2 बिलियन का लोन लिया। किससे? दूसरी कंट्री से, जिसको लीवर्स बोलते थे। लीवर्स मतलब जैसे हमारी कंट्री में रुपया बोलते हैं करेंसी को, वैसे ही फ्रांस का जो करेंसी हुआ करता था उसको लीवर्स बोलते थे। और इस करेंसी को बाद में 1794 में बंद कर दिया गया। ठीक, अब वो करेंसी नहीं चलती। तो 2 बिलियन का लोन लिया क्योंकि इसका खजाना पूरी तरह से खाली था। अब 2 बिलियन का लोन लिया तो ठीक है, अपने पैसे से अपना काम करना चाहिए, पर इस बेवकूफ ने वैसा भी नहीं किया। इसने क्या किया? अमेरिकन कंट्रीज को,
यानी अमेरिका ने जहाँ जहाँ कंट्रोल करके रखा था कुछ कॉलोनीज को जिसके ऊपर दूसरों का रूल चलता था, उनमें आज़ादी की लड़ाई लड़ी। यानी 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद कराने में इस फ्रांस के राजा ने हेल्प की। आप खुद समझ सकते हैं, खुद उधारी में चल रहा है लोन लेके और दूसरों को हेल्प करने जा रहे हैं। खुद के घर में आग लगी हुई है और दूसरे के घर की आग बुझाने जा रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं फ्रांस के किंग लोग, ठीक। तो इसी कारण से और लोन चढ़ गया, यानी 2 बिलियन लोन पहले लिया और फिर उसके बाद वॉर में हेल्प किया अमेरिका को, तो और लोन चढ़ गया इनका +1 बिलियन, ठीक। अब इतना सारा लोन हो गया। अब तो जो जिन लोगों ने उधार दिया था, लोन दिया था, वो लोग देख रहे हैं कि तो पहले इसका खजाना एम्प्टी है, हमने इसको लोन दिया था अपने कंट्री का काम करने के लिए, लेकिन ये तो दूसरे कंट्री को हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अब इस लोन के ऊपर, ये जो लोन दिया गया है, इस लोन के ऊपर क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया कि अब हम 10% इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लोन था पहले से और इसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ने लगे ना, पैसा कर्ज बढ़ते ही गया फ्रांस के ऊपर। तो अब इस राजा के पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कैसे कि पैसा अर्न किया जाए। तो इसने क्या किया, टोटल जो रिजल्ट निकला इस चीज का, क्या रिजल्ट निकला है कि इन्होंने टैक्स इंक्रीज किया, टैक्स को क्या किया, बढ़ा दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि गलती फ्रांस के राजा की है ना, उन अमेरिकन कॉलोनीज की, इसके पिताजी की, लुइस की। लेकिन इस गलती का फल किसको भुगतना पड़ रहा है, अपने जेब से ज्यादा पैसे किसको भरने पड़ रहे हैं, कॉमन पीपल को, आम जनता को। अब आपको समझ में आ रहा हो कि कॉमन पीपल क्यों परेशान हो गए, क्यों कॉमन पीपल ने रिवोल्यूशन कर दिया, फ्रांस के राजा को हटा दिया, ठीक। तो यही कारण है, ठीक। एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि लुइस 16 जो है 1774 में राजा बना, 20 ईयर्स की एज में वो राजा बना और वो बोर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी जो वाइफ थी प्रिंस मैरी एंटिनोटी, वो ऑस्ट्रियन थी, उससे उसकी शादी भी हुई। और जब वो राजा बना तो इसने देखा कि इसका पूरा ट्रेजर, जिसका पूरा जो खजाना है वो क्या है, खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि इसके पहले के राजाओं ने कंट्री में बहुत ही गलत तरीके से रूल किया, पूरे ट्रेजर का गलत इस्तेमाल किया, पीपल्स के लिए कोई डेवलपमेंट का वर्क नहीं किया। और फिर इसने क्या किया, 2 बिलियन का लोन लिया, क्योंकि इसे कंट्री चलानी थी, ट्रेजर तो था नहीं। तो 2 बिलियन लीवर्स का लोन लिया। लीवर्स क्या है, फ्रांस की एक करेंसी है जिसको 1794 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद ये 2 बिलियन का लोन तो चुका नहीं पाया, ऊपर से उसी पैसे का इसने क्या किया, अमेरिकन कॉलोनीज को आजाद कराने में हेल्प की। यानी अपना फायदा नहीं कर पा रहा है, दूसरे का फायदा करने चले हैं, तो और इसके ऊपर लोन चढ़ गया। 1 बिलियन लीवर का और इसने लोन ले लिया, टोटल 3 बिलियन लीवर का लोन हो गया इसके ऊपर। अब जब लोन देने वाले ने देखा कि ये तो पैसा लुटा ही जा रहा है, ये तो कुछ काम कर नहीं रहा डेवलपमेंट का, तो उन्होंने टैक्स लेना, यानी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। उन्होंने जो लोन दिया है 3 बिलियन लीवर का, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया लोन देने वालों ने, ठीक। तो अब इस लुइस 16 को रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि जो पैसा इसने लिया वो तो चुका नहीं पा रहा है, उल्टा दूसरों की हेल्प कर दी। तो इसने क्या किया, उपाय निकाला कि हम क्या करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। यानी पीपल जो टैक्स देते थे पहले 2%, 3%, उसको 5%, 6% कर देते हैं, यानी कि पीपल ही ज़्यादा टैक्स भरेंगे। तो सारा गलती फ्रांस का, अमेरिका का, दूसरे लोगों का, लुइस के पिताजी का। लेकिन इन सब को भुगतना किसको पड़ रहा है, इन सब कारणों का जो जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली जा रही है, जनता के ऊपर, है ना। सबका प्रॉब्लम को कौन सहने जा रहा है, जनता सहने जा रही है। इसलिए पीपल्स का क्या हो गया, जो पीपल हैं फ्रस्ट्रेट हो गए, उनकी फीलिंग्स चेंज हो गई और उन्होंने अपने ही राजा के खिलाफ अपनी कंट्री में क्या कर दिया, रिवॉल्यूशन कर दिया। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले इवेंट की शुरुआत हुई, कैसे फर्स्ट इवेंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, हम ये पढ़ने वाले हैं। यानी जो सीरीज ऑफ इवेंट है 1789 से 1799 तक, इन 10 सालों के इवेंट्स में ऐसा कौन सा पहला इवेंट था जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत की, या जिस इवेंट को, जिस एक्टिविटी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत माना जाता है, तो उसका नाम है बेस्टिली फोर्ट इवेंट। यानी उसे बेस्टिली फोर्ट इवेंट कहा जाता है। बेस्टिली जो है एक जगह है जहाँ पे फोर्ट किला था फ्रेंच गवर्नमेंट का, जहाँ पे जेल थी, तो उसी जेल को तोड़ा गया था, उस फोर्ट को तोड़ा गया था, उसे ही बेस्टिली फोर्ट इवेंट कहा जाता है। तो ये जो इंसिडेंट है, कब का इंसिडेंट है, 14 जुलाई 1789 का। 14 जुलाई 1789 को राजा ने पूरे कंट्री में जो इधर उधर डिस्टर्बेंस है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने के लिए राजा ने क्या किया, अपने जो ट्रूप्स हैं, यानी कि सेना की जो टुकड़ियां हैं, ग्रुप्स हैं सेना का, उनको ऑर्डर किया कि वो सिटी में आए और सिटी में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करें। तो जो ट्रूप्स सिटी में एंटर हुई तो लोगों के अंदर एक अफवाह फैल गई, है ना, र्यूमर स्प्रेड हुआ है कि जो ट्रूप आ रही है, राजा ने जो ट्रूप बुलाया है, वो ट्रूप लोगों के ऊपर फायरिंग करने आ रही है, दे विल ओपन फायर ऑन पीपल, ठीक। तो लोगों के अंदर बहुत जोर शोर से अफवाह फैल गई। तो लोगों ने क्या किया, अपनी सेफ्टी के लिए, लोगों ने क्या किया, अपने बचाव के लिए क्या किया है,
एक मिलिशिया बना है, एक ग्रुप बना है जिसको क्या कहा गया है, पीपल्स मिलिशिया यानी पीपल्स आर्मी मिलिशिया, जिसमें लगभग 7000 मेन एंड वीमेन थे जिन्होंने ये ग्रुप बनाया था। तो ये ग्रुप बना के उन्होंने क्या किया, वो गए गवर्नमेंट की बिल्डिंग जो यानी राजा का जो महल था जिसको टाउन हॉल कहा जाता है, जहाँ शाही परिवार के लोग, इंपीरियल लोग वहाँ रहा करते थे, वहाँ पर गए। तो वहाँ पर राजा को पहले ही पता चल गया था, तो लोग पहले ही चले गए, लुईस हिस्टिंग वहाँ से गायब हो गया था अपनी फैमिली से। तो क्या किया गया, उस टाउन हॉल के आगे लोग गैदर्ड हुए, तो वहाँ तो राजा मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उस वहाँ के बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ जो टाउन हॉल है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है दूसरी, उन सभी को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसके बाद वो वहाँ से मूव ऑन करके आगे चले गए। वो कहाँ गए, बैस्टिली फोर्ट यानी सिटी के उसी एरिया में थोड़ी दूर पर एक फोर्ट था जिसका नाम है बैस्टिली फोर्ट है, जिसे बैस्टिली का किला कहा जाता है। वहाँ पर एक जेल भी थी। लोगों ने क्या किया, उस किले को तोड़ दिया, वहाँ के कमांडर को मार डाला, जेल तोड़ दी, और जेल में जो कैदी थे लगभग 7 प्रिजनर्स ही थे, उन 7 प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। वहाँ पे हथियार लूट लिए, और इसी कैप्चरिंग में, हथियार कैप्चर करने में और प्रिजनर्स को हटाने में, भगाने में उनका जो कमांडर था, उस जेल का जो कमांडर था, वो क्या हो गया, मारा गया ना, प्रिजनर कमांडर वॉज किल्ड। और फिर उसके बाद लोगों ने जब फोर्ट को तोड़ा, वहाँ के प्रिजन को तोड़ा, तो उससे जो फ्रैगमेंट्स बचे यानी बचे हुए अवशेष यानी टुकड़े जो बच गए थे, जेल के कुछ भी खिड़कियाँ या हथियार वगैरह, उन सबको लोगों ने अपने पास निशानी के तौर पर रख लिया है ना। उन्होंने ये समझा कि वो यादगार की तरह है, और कुछ लोगों ने उसको बाजार में बेचा। लोग को कम मानना था, लोग समझते थे कि ये जो बैस्टिली फोर्ट इवेंट हुआ है ये उनके लिए आज़ादी की लड़ाई है। लोग सोचते थे यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी इमोशनल बात थी, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था कि हमने एक गलत राजा के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ पहला कदम उठाया है, आवाज़ उठाई है, और उसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं। तो यही क्या है, बैस्टिली फोर्ट इवेंट है। एक बार हम फिर से क्विक रिमाइंडर कर लें, रिवाइज कर लें कि बैस्टिली फोर्ट इवेंट क्या है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला इवेंट है। कब हुआ है, 14 जुलाई 1789 को हुआ है। क्या हुआ है, जो किंग है लुईस हिस्टिंग, उसने अपने आर्मी के ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि वो कहाँ एंटर करें, सिटी में एंटर करें। ठीक, तो सिटी में आने की वजह से लोगों के अंदर ये रूमर स्प्रेड हो गया कि वो जो आर्मी है, वो जो ट्रूप है, वो किस लिए आ रही है, लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग करने आ रही है। तो लोगों ने इसी डर में, लोगों ने सेल्फ डिफेंस में खुद की आर्मी बना ली, खुद का ग्रुप बना लिया। तो जो पीपल लोग अपनी आर्मी बनाते हैं हेल्प के लिए, उसे कहते हैं पीपल्स मिलिशिया। इस टोटल पीपल्स के आर्मी में, इस मिलिशिया में टोटल 7000 लोग थे। कितने लोग थे टोटल, 7000 लोग थे। ठीक, तो ये जो पीपल्स मिलिशिया बन गया, तो पीपल मिलिशिया गैदर्ड होने के बाद वो मिल के कहाँ गए, वो लोग टाउन हॉल गए। टाउन हॉल क्या है, एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग यानी जो राजा है उसकी बिल्डिंग है, वहाँ राजा वगैरह रहा करते थे। पर वो बिल्डिंग खाली थी कि राजा को पहले ही पता चल गया था और राजा वहाँ से मूव ऑन कर गया था। तो लोगों ने क्या किया, गुस्से में आके, राजा नहीं मिला तो उन्होंने वहाँ के आसपास की बिल्डिंग को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, गवर्नमेंट की बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद वो लोग थोड़ा सा और आगे मूव ऑन करके वो लोग कहाँ गए, बैस्टिली फोर्ट गए। बैस्टिली फोर्ट क्या है, किला है जहाँ पे जेल भी है। लोगों ने क्या किया, उस किले को तोड़ दिया, उस वहाँ पे जो प्रिजन है उसको ब्रेक किया, और प्रिजन में से कैदियों को रिलीज किया। कितने प्रिजनर्स वहाँ पे, 7 प्रिजनर, सिर्फ 7 प्रिजनर ही थे, उनको रिलीज किया। और इसी प्रिजन को तोड़ने में, बैस्टिली फोर्ट को डिस्ट्रॉय करने में, आर्म्स को, वहाँ जो हथियार थे वेपन्स, उसको कैप्चर करने में, वहाँ का जो कमांडर था बैस्टिली फोर्ट का, उसको मार दिया गया। और इसके बाद लोगों ने जो सब कुछ डिस्ट्रॉय किया था, उसमें जो फ्रैगमेंट्स, उसमें जो अवशेष बच गए थे, लोगों ने क्या किया, उसको बाजार में बेचा। कई लोगों ने तो उसको मेमोरी के तौर पे खरीदा, कुछ लोगों ने अपने पास रखा। उन्हें लगता था कि ये उनके लिए क्या है, अचीवमेंट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 कॉजेज हैं, सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज और इकोनॉमिकल कॉज। तो उन्हीं कॉजेज को हम अब बहुत ही ब्रीफली और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इन कॉजेज ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अराइज किया। तो जिसमें हम सबसे पहला कॉज पढ़ने जा रहे हैं वो है सोशल कॉज। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे पहला कॉज जो है सोशल कॉज। तो सोशल कॉज मतलब सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। 18th सेंचुरी में फ्रांस का जो सोशल स्ट्रक्चर था, यानी फ्रांस में जो सोसाइटी का डिवीज़न था किस प्रकार से था, वो भी एक बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। जैसे हमारे यहाँ की सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, डिफरेंट टाइप्स के कास्ट के, रिलीजन के हमारे यहाँ लोग रहते हैं हमारी सोसाइटी में, बिल्कुल वैसी ही डाइवर्स सोसाइटी थी किसकी, फ्रांस की। तो आइए हम देखते हैं फ्रांस की सोसाइटी कैसी डाइवर्स थी। तो जो फ्रेंच सोसाइटी है, लेट 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच की सोसाइटी है वो 3 भागों में बटी थी। सबसे पहला जो है वो फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकंड स्टेट और तीसरा जो है वो थर्ड स्टेट।
3 भागों में फ्रांस की सोसाइटी बटी हुई है। जो फर्स्ट स्टेट है उसका एक और नाम था क्लर्गी, उन्हें क्लर्गी बोलते थे। क्लर्गी मतलब ये वो लोग होंगे जो चर्च को संभालते होंगे, फादर बिशप्स होंगे, जैसे हमारे पुजारी होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, बिल्कुल वैसे ही चर्च को संभालने वाले प्रीस्ट होते हैं, बिशप्स होते हैं। ठीक, और इनके भी दो टाइप हैं, एक लोअर क्लर्गी और हाई क्लर्गी। ठीक, तो हम आते हैं सेकंड स्टेट पे। सेकंड स्टेट जो है वो एक और नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से? नोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। नोबिलिटी मतलब नोबल वर्ड मतलब अमीर, बहुत ही, है ना। तो उसी तरह से सेकंड स्टेट के लोग थे। तो जो अमीर लोग थे सोसाइटी में, जिनके पास ढेर सारी लैंड हुआ करती थी, उन लोगों को क्या कहा जाता था? नोबिलिटी कहा जाता था। और जो तीसरा है थर्ड स्टेट, उन्हें बॉर्गेसी कहा जाता है। बॉर्गेसी का मतलब वो लोग जो कॉमन पीपल हैं, यानी कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास पीपल, वो सारे किस में आते हैं? थर्ड स्टेट में। तो फ्रेंच सोसाइटी 3 भागों में बटी है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को एक और नाम दिया गया है क्लर्गी, सेकंड स्टेट को एक और नाम दिया गया है नोबिलिटी, थर्ड स्टेट को एक और नाम दिया गया है बॉर्गेसी। तो जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं क्लर्गी, वो 2 भागों में बटे हैं, है ना। वो लोग चर्च संभालते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, और सोसाइटी में एजुकेशन देने का काम भी सिर्फ इन्हीं लोगों का है। उस वक्त स्कूल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, जो भी स्कूल्स रन अप होते भी थे वो चर्च में ही होते थे, और चर्च के फादर बिशप्स लोग ही पढ़ाया करते थे। तो इसमें भी जो लोअर क्लर्गी और हायर क्लर्गी हैं, 2 टाइप में बटे हैं। कौन लोग? क्लर्गी लोग। तो जो लोअर क्लर्गी है वो पढ़ाने का काम करते थे, और जो हाई क्लर्गी है वो लोअर क्लर्गी को कंट्रोल करते थे। यानी कि फर्स्ट स्टेट 2 भागों में बटा है, लोअर क्लर्गी, हाई क्लर्गी। तो लोअर क्लर्गी को कंट्रोल करते थे हाई क्लर्गी। तो काम करवाने का काम होता था हाई क्लर्गी का, और काम किया जाता था किसके द्वारा? लोअर क्लर्गी का काम। ठीक, उसके आता है सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट जो नोबिलिटी लोग हैं वो अपनी महानता के लिए जाने जाते हैं। महानता मतलब वो लोग अमीर थे, उनके पास ढेर सारा पैसा होता था, ये दूसरों को काम देते थे अपने खेतों में, अपने फार्म्स में, है ना। तो वो काम दिया करते थे लोगों को। तो नोबिलिटी भी 2 पार्ट में बटे हैं। कौन से 2 पार्ट? एक कोर्ट नोबल्स और एक प्रोविंशियल नोबल्स। कोर्ट नोबल्स मतलब वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीते हैं, उनके पास खूब पैसा है, सारा ऐशो आराम है, पैसे खर्च करते हैं। उन्हें कॉमन पीपल, अपने गांव के लोग, आसपास गरीब जनता की कोई फिक्र नहीं है, उनके दुखों से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। जबकि जो प्रोविंशियल नोबल थे, कुछ अच्छे लोग, अमीर लोग थे लेकिन फिर भी अच्छे भी थे, वो अपने लोगों के, अपने गांव के लोगों का, गरीब लोगों का भला सोचते थे, उनके लिए डेवलपमेंट के वर्क करते थे, उनकी सहायता करते थे। तो ये भी 2 पार्ट में बटे हैं नोबिलिटी भी, एक ग्रेट कोर्ट नोबल्स और प्रोविंशियल नोबल्स। ठीक, थर्ड स्टेट के जो पीपल हैं उन्हें बॉर्गेसी कहा जाता है, वो कॉमन पीपल थे। ये भी 2 भागों में बटे हुए थे, 2 पार्ट में, एक लोअर क्लास और एक मिडिल क्लास। लोअर क्लास में वो लोग आते थे जो पुअर होते थे, जैसे कि आर्टिसंस हो गए, पीजेंट्स हो गए। ठीक, और जो दूसरे लोग थे जैसे कि लॉयर्स, आर्टिसन, लॉयर्स, टीचर्स, ट्रेडर्स, इस तरह के जो लोग हुआ करते, इनके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी, अच्छा जॉब था, वो लोग मिडिल क्लास कहलाया करते थे। तो इन तीनों स्टेट में जो अलग अलग इनकी सोशल कंडीशन और इकोनॉमिकल कंडीशन थी। जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं उनके पास 10% लैंड थी, और इनकी पॉपुलेशन जो थी पूरे फ्रांस में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख पॉपुलेशन थी। ठीक, और जो सेकंड स्टेट के लोग हैं ये, इनकी पॉपुलेशन जो है 4 लाख की है, और इनके पास टोटल लैंड जो है फ्रांस में उसमें से 25% लैंड इनके पास थी। और जो थर्ड स्टेट वाले लोग हैं इनकी पॉपुलेशन थी 2.7 करोड़। जी हाँ, ये मेजॉरिटी में है, और इनके पास किसी भी तरह की कोई लैंड नहीं थी। तो फर्स्ट स्टेट जो है उन्हें क्लर्गी कहा जाता है, और ये वो लोग हैं जो चर्च संभालते हैं, जो एजुकेशन देने का काम करते हैं। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, कौन सा? हाई क्लर्गी और लो क्लर्गी। तो लो क्लर्गी लोग वर्क करते थे हाई क्लर्गी के लिए। तो और ये जो क्लर्गी लोग हैं इनकी पॉपुलेशन थी फ्रांस में 1 लाख की, और ये लोग जो हैं 10% लैंड ओन करते थे। फिर आते हैं हम सेकंड स्टेट पे। सेकंड स्टेट को नोबिलिटी कहा जाता था। ठीक, ये लोग अपनी ग्रेटनेस के लिए, यानी अच्छे कामों के लिए, अमीर होने के लिए जाने जाते थे, नोबल लाइफ के लिए। तो ये लोग भी 2 भागों में बटे हुए थे, कोर्ट नोबल्स और प्रोविंशियल नोबल्स। तो कोर्ट नोबल्स उन्हें कहा जाता था जो लग्जरियस लाइफ जीते थे, और अपने पीपल्स के प्रति उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको कोई अटेंशन पे नहीं करते थे, सिर्फ अपनी लाइफ जीते थे। और जो प्रोविंशियल नोबल्स थे वो अच्छे लोग थे, वो लोग अपने कॉमन पीपल, गरीब लोगों की प्रॉब्लम्स के प्रति ध्यान देते थे, उनकी हेल्प करते थे, उनके लिए डेवलपमेंट का वर्क करते थे, उन्हें काम प्रोवाइड करते थे।
और उसके बाद इन लोगों के पास लैंड जो थी वो टोटल 25% लैंड थी और उनकी पॉपुलेशन कितनी थी 4 लाख की पॉपुलेशन। और जो थर्ड स्टेट है उन्हें बोर्गेसी कहा जाता था। ये लोग भी 2 पार्ट में बटे हुए हैं, लोअर क्लास और मिडिल क्लास। लोअर क्लास वो लोग जो छोटी मोटी जॉब क्या करते थे या फिर छोटा सा बिजनेस जैसे कि आर्टिसंस, पीजेंट्स लोग, और जो थोड़े से एजुकेटेड थे जिनकी अच्छी जॉब हुआ करती है जैसे कि लॉयर, टीचर, ट्रेडर्स, ये लोग किस में आते थे, मिडिल क्लास में आते थे। इनकी पॉपुलेशन थी 2.7 करोड़ और इनके पास किसी भी तरह की कोई लैंड नहीं हुआ करती थी। तो ये सोशल डिवीज़न है। अब इन सोशल डिवीज़न से ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज नहीं हुआ फ्रांस में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हुआ इस सोशल डिवीज़न के बेस पे, इस डिवीज़न के बेस पे कुछ स्पेशल फायदे पहुँचाना। हम आपको बताते हैं ये फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को किसी भी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, जबकि थर्ड स्टेट को हर तरह का टैक्स पे करना पड़ता था। इन्हें तो 2 प्रकार के स्पेशल टैक्स पे करने पड़ते थे जिन्हें तिथि और तैली कहा जाता था। तो तैली क्या है, वो एक प्रकार का टैक्स है जो क्लर्गी वाले लेते थे थर्ड स्टेट से। उसमें थर्ड स्टेट वाले जो भी खेती करेंगे उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 10% ये लोग ले लेते थे। मान लीजिए किसी फार्मर ने 100 किलो अनाज उगाया तो 100 किलो में से 10 किलो यानी कि 10% कौन ले लेगा, क्लर्गी। इसको बोलते थे कौन सा टैक्स, तैली टैक्स। ठीक, और एक आता है दूसरा टैक्स जो था वो था तिथि। तिथि टैक्स क्या हुआ करता था, तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते थे, होम टैक्स, यानी इन लोगों को अपना घर बनाने के लिए, थर्ड स्टेट के पीपल को अपना घर बनाने के लिए जो टैक्स पे करना पड़ता था डायरेक्टली गवर्नमेंट को, वो राजा के पास, गवर्नमेंट के पास जाता था, उसे कहते थे क्या, तिथि टैक्स। तो इस तरह के टैक्सेस पे करने होते थे। ये जो फर्स्ट स्टेट है और सेकंड स्टेट है, ये लोग बाय बर्थ यानी जन्म से ही इनको स्पेशल फायदे मिलते थे राजा के द्वारा। राजा इन दोनों स्टेट से कभी पैसा नहीं लेता है ना, और वेरियस के जो एक्सपेंडिचर्स, खर्चे उठाने पड़ते थे इनको थर्ड स्टेट को ही, यानी थर्ड स्टेट वाले ही गरीब हैं, कॉमन पीपल है, पुअर पीपल है, और ज़्यादा टैक्स भी उन्हें देना पड़ रहा है। जो रिच लोग हैं फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट जिनके पास ढेर सारा पैसा है उनको कोई टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लोअर क्लास के लोग हैं इनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, इनका सप्रेशन हो रहा है, इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इन्हें सताया जा रहा है, तो ये लोग चुप बैठने नहीं वाले हैं, है ना। ये लोग अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करेंगे आगे चल के। इसी वजह से क्या होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सोशल कॉज देखने के बाद अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉज, कैसे इकोनॉमिकल कारण की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो जो इकोनॉमिक कारण है यानी कि जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन होती है, गरीब होना, पैसा आना नहीं आना, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। तो क्या हो रहा था फ्रांस की सोसाइटी में जिसकी वजह से लोगों की इकोनॉमी खराब हो गई और लोगों को मजबूरी में रिवॉल्यूशन करना पड़ा, वो हम देखते हैं। तो कंडीशन कैसी थी कि 1715 से लेकर 1789 तक यानी इन बिटवीन के ईयर्स में क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी नंबर ऑफ पीपल जो है वो लगातार बढ़ते गए। तो अब सोचने वाली बात है, अगर पीपल बढ़ेंगे तो क्या होगा, उन लोगों को खाना चाहिए होगा, उन लोगों को मकान चाहिए होगा, है ना। ज़्यादा लोग तो ज़्यादा खर्चा है ना, ज़्यादा एक्सपेंसेस। बट फ्रांस में लैंड तो फिक्स है क्योंकि थर्ड स्टेट के पास कोई लैंड तो थी नहीं। 23 मिलियन से पॉपुलेशन 28 मिलियन की हो गई, 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई है। उन 5 मिलियन लोगों के लिए अलग से फूड ग्रेन, अलग से लैंड, ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो डिमांड बढ़ने लग गई है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन लैंड तो है ही नहीं, लैंड उतनी ही है। तो 23 मिलियन के लिए तो पूरा हो रहा था लेकिन 28 मिलियन के लिए सब हो नहीं पा रहा था जो भी प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती गई। अगर कोई चीज़ कम है, कोई चीज़ देश में कम उग रही है, कम प्रोडक्शन हो रहा है उसका, ऑब्वियसली उसका प्राइस बहुत हाई हो जाएगा, है ना। तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो गया, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन डाउन हो रहा है। तो ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ब्रेड के प्राइसेस बढ़ना मतलब जैसे हम लोगों के लिए अनाज का कीमत बढ़ना, रोटी का कीमत बढ़ना हम लोग के लिए महंगा होता है, हम लोग के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस कहलाता है, वैसे ही फॉरेन के लोग ब्रेड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, उनका ब्रेड ज़्यादा मोटिव रहता है। यानी अगर वो ब्रेड महंगा मिल रहा है इसका मतलब उनका महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ब्रेड की प्राइसेस बढ़ने लगी। कॉमन पीपल जो है, पुअर पीपल है, उनकी वेजेस फिक्स थी, यानी उनका डेली की जो मजदूरी थी, जो उन्हें पेमेंट मिलता था रोज काम करने का, वो फिक्स था, वो तो बढ़ नहीं रहा है। महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो पेमेंट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके जो मजदूरी थी, उनके जो वेजेस थे वो फिक्स ही रह गए। और तो और ऊपर से जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता था उस पर भी नेचुरल कैलेमिटीज यानी प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर हो जाता था। यानी कभी वहाँ पे वो हेल या ड्रॉप आ जा रहा है। हेल मतलब वो जो ओलावृष्टि होती है, बर्फ गिरती है ना, छोटे छोटे गोले बर्फ के, वो पड़ने से फसल खराब हो जाती है। ड्रॉप, कभी अकाल पड़ जाता है, बारिश ही नहीं होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ही ख़राब कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा
लेकिन फिर भी उन्हें ही टैक्स देना पड़ता था, इसलिए थर्ड स्टेट के लोग ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, रिवॉल्यूशन कर दिया। तो ये था हमारा इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में ही हमें एक टर्म पढ़ना है जिसे कहा जाता है सब्सटेंसेस क्राइसिस। इकोनॉमिक कॉज में ही हमें पढ़ना है सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन, एन एक्सट्रीम कंडीशन इन विच पीपल आर अनेबल टू अफोर्ड लाइवहुड, यानी लोग अपने जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान या 2 वक्त की रोटी भी ना जुगाड़ कर पाएँ, उसका इंतजाम भी नहीं कर पाएँ पीपल, तो उस कंडीशन को कहा जाता है सब्सटेंसेस क्राइसिस। ठीक है, उसको आप साधारण तौर पर भुखमरी या एकदम गरीबी से जोड़ सकते हैं, जहाँ कॉमन पीपल के पास 2 वक्त तक खाना भी नहीं मिल पाता उन्हें ठीक से, इसको ही सब्सटेंसेस क्राइसिस कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है होती कैसे है, यानी कैसे सब्सटेंसेस क्राइसिस आता है। तो देखिए इसकी प्रोसेस कुछ ऐसी है, जो फसल उगती है ना, जो फार्मर्स या पीजेंट्स क्रॉप उगाते हैं, तो अगर वो फसल अच्छी नहीं उगी, किसी एक सीजन में मान लेते हैं हम अच्छी नहीं उग रही है, बैड हार्वेस्ट हो रहा है, तो क्या होगा, अनाज की अपने आप कमी हो जाएगी, देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना, देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। अब अनाज कम उगा है, स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी मतलब कमी, तो क्या होगा, जो बचा खुचा अनाज है उसकी भी प्राइसेस क्या हो जाएंगे, अपने आप हाई हो जाएंगे, देयर विल बी राइज इन फूड प्राइसेस। अब फूड प्राइसेस हाई हो जाएंगे, एक तो गरीब आदमी के पास कुछ है नहीं, पहले से पैसे कमी है और फूड प्राइसेस हाई हो गए, तो वो 2 चीज़ें करेगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, है ना, पुअर पीपल क्या कर पाएंगे, उस अनाज को खरीदने में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो 2 चीज़ें होंगी, क्या होगा, या तो वो भूखा मर जाएगा या फिर उस खाने के लिए लड़ाई झगड़ा होगा या चोरी करेंगे। ठीक, तो इसी तरह से फूड रियोट्स यानी खाने के लिए दंगे हो जाएंगे, भोजन के लिए, फूड के लिए दंगे, रियोट्स होने लग जाएंगे। ठीक, और वो नहीं खा पाएगा तो उसकी बॉडी वीकर हो जाएगी, और वीकर हो जाएगी तब भी डेथ होगी, और दंगे होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, तब भी उसमें डेथ होगी। तो इसी कंडीशन को कहा जाता है सब्सटेंसेस क्राइसिस, यानी बैड हार्वेस्ट, there will be scarcity of food grains. If there will be scarcity, then the prices of food grain will be increased. If the prices will increase, then the poor people could no longer afford the food. And if they can't afford food, then there will be 2 conclusions. First, there will be food riots, and other there will be the bodies of poor people, their health, their immune system will deploy. So this will result into further number of deaths. So this is known as subsistence crisis. So social cause और economic cause पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे political cause. पॉलिटिकल कॉज वही है जो लुइस सिक्सटीन ने फेस किया। लुइस सिक्सटीन ने जो डिसीजन लिए एज ए किंग, उसी को पॉलिटिकल कॉज कहा गया है। लुइस सिक्सटीन ने क्या किया, जब वो 20 ईयर्स की एज में राजा बना तो उसने देखा क्या कि फ्रांस का ट्रेजर क्या है, एम्प्टी है, और फ्रांस का जो ट्रेजर एम्प्टी है तो अपने पीपल्स के डेवलपमेंट का वर्क नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया, लोन लिया था $2 बिलियन लीवर्स का। लीवर्स क्या है, फ्रांस की करेंसी जो डिसकंटिन्यू यानी बंद कर दी गई थी 1794 में, ध्यान रखिएगा। फिर उसने क्या किया, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया इंडिपेंडेंस लेने में, पहले ही पैसा नहीं है, ऊपर से लोन किया, और लोन से भी दूसरे की मदद कर रहा है, तो उसने और लोन लिया 1 बिलियन लीवर का। तो उसके बाद भी कंट्री सही तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही है, तो जो लोन देने वाले लोग थे उन्होंने देखा कि लुइस सिक्सटीन क्या कर रहा है, लोन चुका नहीं पा रहा है, उल्टा दूसरों की हेल्प कर रहा है उस लोन से, तो उन लोगों ने 10% इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया, यानी फ्रांस पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका है, पूरी तरह से फ्रांस के ऊपर लोन है। तो कहीं भी किसी भी तरह से पैसा न आता देख उसने क्या किया, लुइस सिक्सटीन ने ये डिसाइड कर लिया कि अब जनता के ऊपर ही क्या करना है, टैक्स इम्पोज करना है। ही इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन कॉमन पीपल। और गौर करने वाली बात ये है कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है, सारा टैक्स किसे देना पड़ता है, थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता है। थर्ड स्टेट को वेरियस टाइप्स के टैक्स देने पड़ते हैं, तिथि, तैली, गैबल, गैबल भी एक टाइप का होम टैक्स है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें किनके साथ हुई हैं, थर्ड स्टेट के पीपल के साथ हुई हैं। थर्ड स्टेट के लोगों को सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, और इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है थर्ड स्टेट को, तो वो चुप बैठने वाले नहीं हैं, इसीलिए मजबूर होकर उन्होंने क्या किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया। तो अब तक हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो 1789 से 1799 के बीच जो इवेंट्स हुए उसे कहा जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिर हमने पढ़ा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो यूरोप की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क है, पूरे यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसने फ्रांस में मोनार्की को एंड किया है, उसने फ्रांस को रिपब्लिक बनाया है, और तो और इसने क्या किया है, पहली बार सिटीजन्स के राइट्स का डिमांड किया है। फिर हमने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज और इकोनॉमिक कॉज। उसमें हमने सोशल कॉज में पढ़ा कि 18th सेंचुरी में फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। हमने देखा कि वो 3 भागों में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट।
फर्स्ट स्टेट के लोगों को कहा जाता था क्लर्की, सेकंड स्टेट के लोगों को कहा जाता था नोबिलिटी, थर्ड स्टेट के लोगों को कहा जाता था क्या, वो कॉमन पीपल थे, बॉर्गेसी कहा जाता था। ठीक, क्लर्की लोग जो थे वो 2 टाइप के थे, वो लोग चर्च संभालते थे, हाई क्लर्की, लो क्लर्की, और इनके पास लैंड कितनी थी, 25% की लैंड थी, और इनकी पॉपुलेशन इनकी जो लैंड थी वो 10% की थी, और उनके पास पॉपुलेशन कितनी थी, 1 लाख की पॉपुलेशन। और जो नोबिलिटी लोग हैं ये भी 2 भागों में बटे हुए हैं। कौन से 2 भाग, एक कोर्ट और प्रोविंशियल। तो जो कोर्ट वाले थे वो लग्जरियस लाइफ जीते थे, अपने पीपल की प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देते थे, और जो प्रोविंशियल लोग हैं वो अपने पीपल्स के ऊपर ध्यान दिया करते, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, उनकी हेल्प करते थे। इनके पास लैंड कितनी थी, 25% लैंड थी, और इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 4 लाख की पॉपुलेशन थी। थर्ड जो कॉमन पीपल हैं वो भी 2 भाग में बटे हैं, लोअर क्लास के लोग और मिडिल क्लास के लोग। तो जो लोअर क्लास के लोग थे वो पीजेंट्स, आर्टिसन, छोटे मोटे लोग थे, और जो थोड़ी सी अच्छी जॉब करते थे, इनके पास और जो थोड़ा सा हाई समझ लीजिए मिडिल क्लास में थे, हाई मिडिल क्लास में थे, उनमें कौन लोग थे, जैसे कि ट्रेडर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब हुआ करते थे। ठीक, और इनके पास कोई लैंड नहीं थी, इनकी पॉपुलेशन 2.7 करोड़ थी, यानी अगर यूरोप की 95% पॉपुलेशन की इनकी है, थर्ड स्टेट के लोगों की है। पर ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना है, सारा टैक्स किसको देना है, थर्ड स्टेट वालों को ही देना पड़ता था। ठीक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में हमने पढ़ा कि फ्रांस की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, अनाज की कमी होती जा रही है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, और इसके बाद क्या होने लगे, फिर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम अराइज, इसी में एपिडेमिक्स भी आते हैं, है ना, लोग बीमार पड़ते हैं, यानी लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं है, उनके पास खरीदने के लिए भी अनाज नहीं है, वेजेस तो पूरी फिक्स रहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा किसको, थर्ड स्टेट को। अब इतनी प्रॉब्लम्स और इतना अत्याचार सहने के बाद थर्ड स्टेट के लोग चुप नहीं बैठे, और उन्होंने क्या किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर दिया। तो ये हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आज की वीडियो में इतना ही, अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हम आपके लिए इस वीडियो का एक सवाल देकर जाते हैं, और इस सवाल का जवाब आपको नीचे कमेंट में देना है। सही जवाब देने वाले पर्सन का नाम जो है वो हमारे अगले आने वाली वीडियोज़ में अनाउंस किया जाएगा। तो आज का सवाल ये है कि लीवर्स क्या है। सो गाइस, फिर से एक बार सुन लीजिए, सवाल यह है कि लीवर जो है वो क्या है। तो तब तक के लिए देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।